हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडीज जीएस विद शिवम। तो आपका स्वागत है। उत्तराखंड जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें जो है फिलहाल हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है इस वक्त चल रहा है। इससे पहले हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पहला लेक्चर हुआ था, इससे लेक्चर नंबर 5 जो हुआ था उसमें हम लेक्चर में बेसिकली देखा था कि किस तरह गोरखास ने यहाँ पर आकर कुमाऊं और गढ़वाल रीजन पर कैप्चर किया। उनका पूरा शासन देखा, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा। किस किस तरह की जो उन्होंने पोस्ट बनाई, तो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम एक तरह से हमने पूरा का पूरा किया गोरखा रूल का। और किस तरह से फिर गोरखा रूल ने एग्जिट किया उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से जब एग्जिट कर गए वो, तो उसके बाद मेजर पावर उत्तराखंड के अंदर कौन आई, तो वो थे ब्रिटिशर्स। तो आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड अंडर ब्रिटिश रूल देखेंगे। तो बेसिकली एक बेसमेंट तैयार होगा आपका, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उत्तराखंड के अंदर, उसका जो है बेसमेंट तैयार होगा। मैं सीधा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ उत्तराखंड नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन यही है क्योंकि बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि उत्तराखंड बेसिकली था क्या, कौन कौन से एरियाज थे उत्तराखंड के अंदर जिसको हम उत्तराखंड बोल रहे हैं, जो आज की प्रेजेंट डेट पे उत्तराखंड है, उससे कितना अलग था उत्तराखंड 1815 में जब ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड को कैप्चर किया। तो ये सब बेसमेंट पूरा जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ उत्तराखंड से पहले का जो है आज हम तैयार करेंगे। उत्तराखंड बेसिकली पता लगेगा आपको कि कौन कौन से एरियाज थे और किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड के ऊपर रूल करना शुरू किया, फिर किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है किस तरह से स्टार्ट किया। ये बेसिकली आज का जो है एजेंडा है हमारे लेक्चर का। तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 उत्तराखंड जीके की सीरीज में। और सबसे पहले मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अभी भी 25% ऑफ माय व्यूअर्स जो उत्तराखंड जीके की सीरीज जो देख रहे हैं वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं जो है, मेरा भी फीडबैक जो है आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है रेगुलर आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, बट एट द एंड मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि जिसके लिए जो है मैं जो है रेगुलरिटी दिखाऊं अपने चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर शेयर नहीं तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेरी वीडियोस पे जो है लाइक्स जो है बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज अच्छे खासे आते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते। तो नीचे बटन आ रहा है लाइक का, बहुत सिंपल सा काम है, बटन दबाना है। अगर आपको लेक्चर जो है पसंद आ रहे हैं तभी आप जो है लेक्चर्स देख रहे हो। सो ये सब रिक्वेस्ट थी मेरी, तो प्लीज कर देना। और बाकी फीडबैक जरूर शेयर करना कि किस तरह से आपको लेक्चर्स लग रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ और इंप्रूवमेंट करनी है, सो दैट आगे के लेक्चर जो आने वाले उत्तराखंड जी के भी बहुत कुछ कवर करना बाकी है, वो सारे ही चीजें जो है मैं उधर, अगर जो भी कुछ जो कमियां हुए हैं मेरे अंदर वो मैं सुधार सकूं अपने आगे के लेक्चर्स में। तो ये सब चीजें जो है आप कर देना, तभी जो है इंटरेक्शन अच्छा होगा, वीडियोस अच्छी आएंगी और कंटेंट जो है इस तरह से जो है आपको अच्छा मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले उत्तराखंड प्रीसीएस की ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे जो है स्टूडियो में, ठीक है। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और पूरा का पूरा यूके पीसीएस पैटर्न पे है, यानी हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 150 क्वेश्चन पूरी तरह से जिस तरह का आपको पेपर आने वाला है उस तरह का जो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है और कोई कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन जो है दिए जा रहे हैं। एंड इसका प्राइस ओनली 300 रुपीज है। तो अगर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स उत्तराखंड हिस्ट्री के जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उत्तराखंड हिस्ट्री, ठीक है, उत्तराखंड जी के जितने भी पढ़ाऊंगा उसके जो है नोट्स अवेलेबल है। फिलहाल उत्तराखंड जी के उत्तराखंड हिस्ट्री के जो है नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर जो मैंने पिछली स्लाइड में दिया उस पे ही आप नंबर पे वो है अपना नोट्स जो है अगर आपको चाहिए तो वहां पे आप जो है नोट्स ले सकते हो। साथ ही साथ उत्तराखंड के अलावा जो है जीएस के हैंड रिटन नोट्स भी जो अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो है कंटेंट आपको मिलेगा। सो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक, क्यूआर कोड है, स्टडी जीएस विद शिवम मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जो है आपके लिए डेली क्विज एंड स्टडी मटेरियल जो है सब करंट अफेयर जो है नेशनल इवेंट्स का जो है वहां पे मिलता है आपको। और साथ ही साथ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरे चैनल के थ्रू क्या क्या आपको आने वाला है। तो ये सब चीजें को छोड़ के अब आते हैं मेन काम पे, जो हमारा लेक्चर जिसके लिए है ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी कि गोरखास किस तरह से आया और गोरखा को किस तरह से जो है बाहर निकाला और ब्रिटिशर्स ने। तो एक स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युमन शाह के जो बेटे थे, उन्होंने क्या किया था, बेसिकली ब्रिटिशर्स को इन्वाइट किया था कि आपको जो है ये हमारा एरिया जो है गोरखास से जो है लेना है। और क्योंकि आपको पता है गोरखास ने जो है किस तरह से जो है सेटअप किया था उत्तराखंड में, हमने लास्ट लेक्चर में देखा गोरखास जो है काफी जो है उत्पीड़न कर रहे थे उत्तराखंड के लोगों को और हेवी टैक्स लगाया। स्लेव जो है स्लेव ट्रेड उन्होंने स्टार्ट की,
और काफी जो है डिस्क्रिप्शन किया उत्तराखंड के लोगों के साथ, वो सारा जो है हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। एक उस बैकग्राउंड को कंटिन्यू करने की जो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, और उसी के बैकग्राउंड के साथ मैंने आपको बताया कि सुदर्शन शाह ने जो है ब्रिटिशर्स को इन्वाइट किया था, और उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली गोरखास को निकालने के लिए। और आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है सक्सेसफुल रहे, गोरखास को बाहर निकाला। तो सुदर्शन शाह के आने के बाद, ठीक है, सुदर्शन शाह ने ब्रिटिशर्स को बुलाया। अब ब्रिटिशर्स जो है जंग जीत चुके हैं, गोरखास जो है बाहर जा चुके हैं, गोरखास आर आउट ऑफ उत्तराखंड नाउ। तो ब्रिटिशर्स की, अब इतने अच्छे तो ब्रिटिशर्स है नहीं कि फ्री में वॉर लड़ेंगे, तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने बोला कि बॉस हमने लड़ाई लड़ी है, अब हमें क्या मिलेगा। तो सुदर्शन शाह ने जो है उसके सुदर्शन शाह जी ने क्या बोला, सुदर्शन शाह जी के बेसिकली पास इतना जो है अब आपको बैकग्राउंड पता ही है कि जो हमारा रीजन था उत्तराखंड का, वो इतना प्रॉस्परस नहीं था, बिकॉज इन्वेजन इतनी सारी हो रही थी और प्लस गोरखास के अंडर में था। तो सुदर्शन शाह भी एक इतने बड़े रूलर नहीं थे उस वक्त जो कि ब्रिटिशर्स को मुंह मांगी रकम दे देते। ठीक है, लेकिन ये था कि गोरखास के आउट होने के बाद तो एटलीस्ट पीसफुल जो है इन्वायरमेंट हो सकता था वहां पे, इन्वायरमेंट उत्तराखंड की रीजन के अंदर। तो इसलिए ये पीसफुलनेस लाने के लिए सुदर्शन शाह जी ने जो है गोरखास को बाहर कराया। और इसके बदले अब ब्रिटिशर्स ने, मैंने पहले बोला कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब इसके बदले अपन को क्या मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स को जो है इसके लिए सुदर्शन शाह की जो पूरा का पूरा टेरिटरी थी, ठीक है, तो उसमें से कुछ हिस्से जो है ब्रिटिशर्स एम्पायर के अंदर आ गए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए उत्तराखंड को जो है किस तरह से डिवाइड किया गया। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भाग में जो है विभाजित हुआ उत्तराखंड। ठीक है, अब आपको एक्चुअली पिक्चर पता लगेगी कि उत्तराखंड किस तरह से दिख रहा है जब ब्रिटिशर्स जो है कैप्चर कर रहे हैं उत्तराखंड को। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइड क्या किया गया, फ्रॉम काली रिवर टू अलकनंदा। काली रिवर जो आपको पता है उत्तराखंड के ईस्टर्न मोस्ट साइड में जो है काली रिवर जो है फ्लो करती है। तो वहां से लेकर टुवर्ड्स अलकनंदा, अलकनंदा जो उससे वेस्ट में आती है, उत्तराखंड का मैप देखोगे, उत्तराखंड के रिवर सिस्टम आप देखोगे, तो ये काली रिवर है और ये अलकनंदा रिवर है। तो इसके बीच के एरियाज को जो है उन्होंने कुमाऊं बोला। और ये पूरा रीजन जो है ब्रिटिशर्स ने लिया। तो ये पूरा रीजन ब्रिटिश ने लिया। एंड सम पार्ट ऑफ गढ़वाल, जो गढ़वाल का कुछ हिस्सा था, ये टिहरी टिहरी जो है इससे भी लेफ्ट में पड़ता है, टिहरी जो है इसके भी लेफ्ट में पड़ता है। तो कुछ हिस्सा जो है गढ़वाल का, तो ये सारा रीजन जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लिया, ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लिया। ठीक है, तो फ्रॉम काली रिवर टू अलकनंदा जो कुमाऊं पड़ता है इसको, और सम पार्ट्स ऑफ गढ़वाल जो है, ये जो है डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के जो है अंदर आए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आए। और दूसरा पार्ट क्या है, ये तो पहला पार्ट हुआ, मैंने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड किया, ये तो पहला पार्ट हुआ। तो सेकंड पार्ट क्या था कि रीजन वेस्ट ऑफ अलकनंदा, अलकनंदा के जो वेस्ट 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 का जो पार्ट है, ये जो टिहरी बना, ठीक है, इसको जो है प्रिंसली स्टेट घोषित कर दिया है। और सुदर्शन शाह जो थे, जो है उन्होंने जो है ये स्टेट को जो है उस स्टेट के साथ जो है अपनी जो है किंगडम को जो है आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जो है किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्षेत्र को कुमाऊं जो है परगना बना दिया गया, यानी जो है पार्ट में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज होती है कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में आ जाए कि देहरादून जो है वॉज पार्ट ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी का पार्ट था, लेकिन ऐसा ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, बिकॉज देहरादून देहरादून जो है वॉज मेड अ परगना इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। देहरादून वॉज मेड अ परगना इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देहरादून को जो है अलग रखा गया है, जो है हम अभी ऊपर जो क्लासिफिकेशन की उससे अलग रखा गया है देहरादून को। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल जो हमारा पूरा बना ऊपर, ब्रिटिश गढ़वाल was made part of कुमाऊं कमिश्नरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल को जो है कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर जो है इंक्लूड किया गया, और देहरादून इसके अंदर नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ,
ब्रिटिश कुमाऊं जो है वो एडमिनिस्टर किया गया। यानी अब जो है रीजन तो हमें पता लग गया कि कौन सा रीजन ब्रिटिश के अंदर है, लेकिन इसको रेगुलेट कैसे कर रही है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं इसका। तो इसका बेसिकली ब्रिटिश कुमाऊं वाज एडमिनिस्ट्रेड एज नॉन रेगुलेशन टेरिटरी। नॉन रेगुलेशन टेरिटरी मतलब क्या होगा समझाऊंगा, रुको। नॉन रेगुलेशन टेरिटरी मतलब इसका ये हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि इस प्रकार जो है उत्तराखंड के दो राजनीतिक प्रशासनिक को जो है गठित किया गया, उन्होंने गठित किया, और जो है इसको जो है उन्होंने कुमाऊं जनपद को जो है गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ गया कि जो बंगाल उस वक्त कैपिटल थी, बंगाल के अंदर जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी जो लॉज मेकिंग है, उसके जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे उत्तराखंड के अंदर, एप्लीकेबल नहीं होंगे, डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे उत्तराखंड के अंदर, डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे उत्तराखंड के अंदर। इसका मतलब होता है नॉन रेगुलेशन टेरिटरी। नॉन रेगुलेशन टेरिटरी जैसे कि आपको पता है आज की डेट में सिक्स्थ शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, सिक्स्थ शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके अंदर असम के कुछ रीजन, ठीक है, मेघालय के कुछ रीजन, त्रिपुरा के कुछ रीजन, ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा एंड मणिपुर के कुछ रीजन, ये चार स्टेट के रीजन सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है ना आज की डेट में, इन चार स्टेट्स के अंदर ऑटोनोमस काउंसिल है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एरिया, उनको ऑटोनॉमी दी गई है कि आप अपने लॉ मेकिंग खुद से कीजिए। कुछ सब्जेक्ट्स जो है डिवॉल्व कर दिए गए हैं, डिसॉल्व कर दिए गए हैं, और इन सब्जेक्ट्स पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे जो है ये ट्राइबल पॉपुलेशन है वो खुद से अपने आप लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी लॉ वो डायरेक्टली जो है एज इट इज इन एरियाज में इंक्लूड इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, अगर इंप्लीमेंट करना है तो इन स्टेट के गवर्नर जो है, इन स्टेट के जो गवर्नर है उसको मॉडिफाई करेंगे और इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये आज की डेट में सिक्स शेड्यूल का मतलब होता है, अगर आपको पता नहीं है तो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। सिक्स शेड्यूल की जिस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आज की डेट में लॉज जो है डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होते सिक्स शेड्यूल के स्टेट्स में, एरियाज में, उसी तरह जो है उस वक्त जो कलकत्ता में जो लॉ बनाए जाते थे, कैलकाटा में जो लॉ बनाए जाते थे, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे। कहां पे? नॉन रेगुलेशन टेरिटरीज पे। सिंपल। नॉन रेगुलेशन टेरिटरी का मतलब ये हो गया कि जो लॉ मेकिंग है कलकत्ता की, यानी इंडिया के ऊपर जो लॉ बना रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे नॉन रेगुलेटेड टेरिटरी पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या है, इससे क्या होता था, अब क्या हो गया, अब लोकल ऑफिसर जो है वो बहुत मतलब अपने हिसाब से दे वर फ्री टू फ्रेम रूल्स एंड एडमिनिस्टर देम एज पर देयर लोकल कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि वो अपने इच्छा अनुसार या फिर जो लोकल कंडीशन होती है अपने अनुसार जो है लॉस को बनाएंगे और उसको मॉडिफाई भी करने के लिए उन्हें छूट दी गई थी। तो इस तरह से जो है लॉ मेकिंग जो है उत्तराखंड में चल रहा था। एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ गढ़वाल वॉज फ्री इन इंटरनल मैटर्स। जो हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट जो है गढ़वाल का बन गया, ठीक है, वो जो है इट वॉज फ्री टू फ्रेम रूल्स, वो अपने रूल्स जो है खुद बना रहा था। इट वॉज फ्री टू फ्रेम रूल्स एंड एडमिनिस्टर देम एज पर लोकल कंडीशन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है उनको जो है, जैसे आप हमने मॉडर्न हिस्ट्री में जो है एक पॉलिसी पढ़ रही थी। पॉलिसी क्या थी? सब्सिडरी अलायंस। अब इसको मैं इसको कनेक्ट करना है आपको। बेसिकली आपने जो पढ़ा हुआ है ना, मैं वही पढ़ाऊंगा, बस कनेक्ट करना है आपको, बस ध्यान देना है, सुनना है। सब्सिडरी अलायंस आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी। जी हाँ, मॉडर्न सब्सिडरी अलायंस क्या था बेसिकली, कि कोई भी राजा जो है किसी बाहर के राज्य के साथ जो है कोई भी संबंध नहीं रखेगा, और इसके बदले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है संबंध नहीं रखेगा। और ये कहा जाता था कि अगर किसी राजा के ऊपर अटैक होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस राजा का साथ देगी। ठीक है, और इसके लिए क्या चार्ज करेगी? वो जो वॉर के एक्सपेंस होंगे वो चार्ज करेगी। ठीक है, और ये कहा जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या फिर ब्रिटिशर्स जो है आपके इंटरनल मैटर में जो दखल अंदाजी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आपको जो इंटरनल मैटर अपने स्टेट के अंदर जो पॉलिसी चलानी चलाओ, जो करना करो, लेकिन अगर आप बाहर जाके किसी से लड़ते हो तो उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ देगी। अब आप बोलोगे यार इतना अच्छा क्यों कर देते वो? बेसिकली क्या है, बोल तो उन्होंने दिया था कि इंटरनल मैटर में हम आपकी साथ में, हम आपके जो है इंडल्ज नहीं करेंगे, हम जो है आपको जो है कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप फ्री हो अपने इंटरनल डिसीजन लेने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उन्होंने अपॉइंट किया था लोकल कोर्ट के अंदर। ब्रिटिश रेजिडेंट यानी जहां भी जिस भी स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस साइन की,
वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट का होना अनिवार्य हो गया था। इट वॉज कंपल्सरी टू से टू इट वॉज कंपल्सरी फॉर एनी प्रिंस और फॉर मैटर एनी किंग टू हैव अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट। ब्रिटिश रेजिडेंट का उसके कोर्ट में होना जरूरी था। अब जितनी भी सारी पॉलिसी, जितनी भी सारी डिसीजन रूलर जो है खुद से लेते थे, वो जो है, लेकिन उसके सामने जो सारी पॉलिसी जो है ब्रिटिश रेजिडेंट के सामने एक्सपोज होती थी। और इसमें जो है कहने की बातें इंडल्ज वो बिल्कुल होते थे, इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल होते थे। और तभी ये भी यही रीजन था ब्रिटिश रेजिडेंट का उनके कोर्ट के अंदर होने का। तो हमने सबसे ट्रेलेंस बेसिकली ये पढ़ी, सबसे ट्रेलेंस में ये था। तो यही चीज, सेम चीज उन्होंने ये टिहरी गढ़वाल यानी प्रिंसली स्टेट के साथ की कि हाँ, उन्होंने टिहरी गढ़वाल को ये बोल दिया कि हाँ, आप अपने इंटरनल मैटर में जो है हम आपकी इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारा एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके कोर्ट के अंदर परमानेंटली रहेगा। ये जो है पॉलिसी इन्होंने टिहरी गढ़वाल यानी प्रिंसली स्टेट ऑफ गढ़वाल के साथ जो है अपनाई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब उत्तराखंड, अब साफ साफ पता लग गया कि उत्तराखंड जो है किस तरह से बटा हुआ है। उत्तराखंड किस तरह से बटा हुआ है, दोबारा रिक्लेम का समरी बना देता हूँ। ब्रिटिश कुमाऊं एक तरफ, ब्रिटिश कुमाऊं एक तरफ, इसके अंदर क्या क्या रीजन आ रहे हैं हमने देख लिया, काली रिवर से अलकनंदा रिवर तक के, और अलकनंदा रिवर के वेस्ट साइड जितनी भी चीजें बची वो प्रिंसली स्टेट ऑफ गढ़वाल के अंदर आ गया, या फिर इसको आप टिहरी गढ़वाल बोल दो, जहां पे सुदर्शन शाह जी रूल कर रहे हैं। गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, ये दो भाग में बटा हुआ है फिलहाल उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड का मैप है, अपने मन में मैप बना लो, ये उत्तराखंड का फिलहाल मैप है। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डाल देना, कुछ भी अगर चीज लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई। वैसे कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है ना वही पढ़ाऊंगा, उसको बस आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना सीख गए तो आप जो है आराम से हिस्ट्री जो है आराम से पढ़ लोगे, कुछ नहीं करना हिस्ट्री में। फिर फैक्ट्स के बाद आगे के चलते हैं। फैक्ट्स इस प्रकार है कि इसके बाद क्या हुआ, 1815 मैंने आपको पहले बोला कि इंग्लिश या फिर ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उत्तराखंड के अंदर आए। तो पहला फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं भी उसी वक्त आएगा, बिकॉज अब ब्रिटिश के अंदर उत्तराखंड आ चुका है, तो वो अब जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो है बिठाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बिठाने के लिए सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं को जो है अपॉइंट किया। तो हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं? एडवर्ड। अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये सब चीज, ये जो मैं बताऊंगा आपको टाइमलाइन। एडवर्ड गार्डनर जो है 1815 मई में जो उन्होंने फर्स्ट कमिश्नर अपॉइंट किए। तो एग्जाम में सीधा आ जाएगा, हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। और आपको पता है, आपने मेरी क्लास देखी है, आप तो स्मार्ट हो, तो एडवर्ड गार्डनर ऑप्शन होगा, आप टिक कर दोगे। ठीक है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने जो है अब ये कमिश्नर सिस्टम जो है स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद कौन आए? इसके बाद कौन आए? इसके बाद आते हैं मिस्टर जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये जो है सेकंड कमिश्नर बने, सेकंड कमिश्नर ऑफ कुमाऊं बने। और इनका टेन्योर 1817 से लेकर 1835, जिस तरह से वाइस रॉयल गवर्नर जनरल इंडिया में बन रहे थे, इस तरह से कमिश्नर सिस्टम जो है उत्तराखंड में फॉलो हुआ था। इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा, जिसमें हर एक कमिश्नर ने जो जो इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में कार्य किया वो मैं अलग से क्लास ले लूंगा। यहाँ पे करना जो सही नहीं रहेगा, ठीक है, वो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। अभी हम टॉपिक कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें जो है अलग से बता दूंगा कि एडवर्ड गार्डनर के टाइम पे उत्तराखंड में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, जॉर्ज विलियम ट्रेल कितने इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। अभी के लिए आपको बस ब्रॉडली पता होना चाहिए कि क्या चीज उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है रियल फाउंडर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, बिकॉज एडवर्ड गार्डनर जो है कमिश्नर तो बने लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए। तो 9 महीने के अंदर तो कोई क्या ही कर सकता है, बहुत छोटा टेन्योर होता है एज अ कमिश्नर। ठीक है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है इनका टेन्योर आप देख लो काफी लंबा जो है ऑलमोस्ट 17 साल का जो है टेन्योर है इनका। तो ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमिश्नर है जॉर्ज गैबॉन। जॉर्ज गैबॉन, जिनका टेन्योर है 1836 से लेकर 1838 तक। ठीक है, ये थर्ड कमिश्नर ऑफ कुमाऊं बने। ठीक है। और कुमाऊं को जो है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, हु लुक्ड आफ्टर फ्रॉम आगरा इंस्टेड ऑफ कलकत्ता। ठीक है। क्या हुआ बेसिकली 1836 के बाद क्या हुआ, 1836 के बाद क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कुमाऊं का,
वो अब आगरा में शिफ्ट हो गया, आगरा से देखे जाने लगा, जो पहले कलकत्ता से जो बन के आ रहा था हमारा लॉ मेकिंग, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला कि नॉन रेगुलेशन टेरिटरी थी, कि जो लॉ कलकत्ता बनाएगी उसको मॉडिफाइड करके जो उत्तराखंड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ 1836 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्जाम में आ सकती है। 1836 में क्या हुआ, पोस्ट 1836, आई शुड राइट पोस्ट 1836, post 1836 administration of Kumaon was looked after from Agra instead of Calcutta। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ईयर इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जाइए कौन से सन के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कुमाऊं का जो है शिफ्ट हुआ कलकत्ता से आगरा के लिए, 1836 हमें पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे 1850 से लेकर 1884, अब ये भी बहुत बड़ा टेन्योर है, तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली हमें अभी तो आइडिया देना है आपको कि किस तरह से जो है उत्तराखंड में चीजें चल रही है और किस तरह से कमिश्नर सिस्टम चल रहा है। तो प्रोमिनेंट कुछ कमिश्नर थे, उनके मैंने नाम लिए, उनका टेन्योर मैंने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि बीइंग अ नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस, ठीक है, द रीजन वाज गवर्नड अंडर ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन पास्ड बाय नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रॉम 1815 टू 1861। मैंने आपको बोला कि नॉन रेगुलेशन टेरिटरी थी, तो जो लॉ था वो मॉडिफाइड होके आ रहा था। लेकिन 1861 के बाद क्या हुआ, 1861 के बाद क्या हुआ कि जो ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे थे गवर्नर जनरल जो है, जो सीधा सीधा अब कोई रेगुलेशन नहीं होगा, अब सीधा सीधा जो इंडिया के अंदर लॉ आएगा वो सीधा सीधा अप्लाई होगा उत्तराखंड के अंदर। तो जो है नॉन रेगुलेशन टेरिटरी का जो टैग था वो 1861 में जो है कैंसिल हो गया। यानी कि जो लॉ अब गवर्नर जनरल इंडिया के बनाएंगे, कहने का मतलब लॉ that will be passed by Governor General will be implemented in Uttarakhand as it is। जो पहले मॉडिफाई होके जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था जिस चीज को, तभी हमारे नॉन रेगुलेशन टेरिटरी का टैग मिला हुआ था, अब वो टैग जो है यहाँ पे हट जाता है 1861 के बाद, ठीक है। तो ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ईयर इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम में सीधा आ जाएगा कि कौन सा ईयर था जहाँ पे नॉन रेगुलेशन टेरिटरी का जो हमारा टैग था या फिर वो था वो कैंसिल हुआ, ठीक है। और अब जो है ऑर्डिनेंस या फिर लॉ जो है गवर्नर जनरल पास करेंगे, अब वो सीधा जो है कोई भी मॉडिफिकेशन के हटा के यहाँ पे सीधा सीधा इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब सीधा सीधा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल, आपको टाइमलाइन लेके चलूंगा पूरी की पूरी कि किस तरह से जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल चली और 1947 तक 1850 से, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल, ये हमारी हेडिंग है। अब साथ ही साथ आप नोट्स आप बना रहे हो एग्जाम इस क्लासेस से, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। मैं इस तरह जो है अपनी क्लासेस लाऊंगा जैसे कि आप जो है नोट्स भी साथ साथ बना सको, ठीक है। अगर आपको नोट्स हैंड रिटन जो है रेडीमेड चाहिए तो मैंने आपको ऑप्शन वो भी दे दिया, साथ में आपको बनाना है क्लास देखते हुए आप वो भी बना सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं 1815 में। 1815 में ही ब्रिटिशर्स जो है उत्तराखंड में आए। 1815 में जो है ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं को जो है एक पार्ट ब्रिटिश कुमाऊं को जो है कैप्चर करते हैं। तो ब्रिटिश कुमाऊं बिकेम पार्ट या फिर कुमाऊं बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश। उसके बाद क्या हुआ 1839 में अगला इवेंट हुआ कि ब्रिटिश गढ़वाल वाज मेड अ डिस्ट्रिक्ट एज अ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या हुआ कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल district was made from Gadwal
सब डिवीजन और इसका हेडक्वार्टर जो है उस वक्त श्रीनगर रखा गया 1839। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया कि गढ़वाल रीजन था, कुमाऊं रीजन था, ठीक है, दो रीजन थे उत्तराखंड के अंदर। तो गढ़वाल का जो रीजन था उसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया और गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित कर गया जो गढ़वाल सब डिवीजन के अंदर आता था और इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर रखा गया। अगेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ईयर 1839 को ये हरकत हुई, 1839 को ये एक्टिविटी हुई और इसमें जो है हेडक्वार्टर जो है श्रीनगर रखा गया स्टार्टिंग में। और 1840 में क्या हुआ, 1840 में क्या हुआ कि जो हेडक्वार्टर था ये शिफ्ट कर दिया गया श्रीनगर से सीधा पौड़ी। तो 1840 में हेडक्वार्टर जो है पौड़ी शिफ्ट हो जाता है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 1840 ईयर। ये काफी बार प्रीवियस ईयर में देख रहा था तो ये जो है क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो 1840 जो है याद रखना है कि हेडक्वार्टर जो है पौड़ी जो है शिफ्ट हुआ श्रीनगर से, कहाँ का, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद 1854 में क्या होता है कि नैनीताल वाज मेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन। जो कुमाऊं डिवीजन बचा है उसका पहले हेडक्वार्टर्स नहीं था, लेकिन अब जो है नैनीताल को जो है हेडक्वार्टर्स बना दिया गया। तो नैनीताल वाज मेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ कुमाऊं रीजन या फिर ऑफ कुमाऊं डिवीजन। ठीक है, कुमाऊं डिवीजन का नैनीताल जो हेडक्वार्टर्स बन चुका है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि 1854 से लेकर 1891 तक जो कुमाऊं कमिश्नरी या फिर कुमाऊं डिवीजन, जो बोलो कुमाऊं कमिश्नरी या फिर कुमाऊं डिवीजन, जो भी आप बोलना चाहते हो, कुमाऊं कमिश्नरी, जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसके अंदर जो है दो डिस्ट्रिक्ट थे, उसके अंदर दो डिस्ट्रिक्ट थे। वो दो डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, पहला खुद से कुमाऊं, एक कुमाऊं, और दूसरा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, जो कुमाऊं कमिश्नर के अंदर आता है। तो ये जो ऊपर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बना ये आता कुमाऊं कमिश्नर के अंदर ही है। ये इंटरनली जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होना शुरू हो गया गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर। ठीक है, 1839 में देखो गढ़वाल को अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया यहाँ पे। ठीक है, आता अभी भी ये कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर ही है। आप ऐसा मत समझना कि ये जो अलग डिवीजन बन गया जो आज की डेट में है कि कुमाऊं अलग है गढ़वाल अलग है। आज की डेट में जो दो डिवीजन हम फॉलो करते हैं उत्तराखंड के अंदर, गढ़वाल और कुमाऊं। लेकिन ये 1839 में जो हुआ ये कुमाऊं कमिश्नरेट के अंदर ही जो है इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। 1840 में पौड़ी को हेडक्वार्टर बनाया, 1854 में नैनीताल को हेडक्वार्टर बनाया, किसका, कुमाऊं डिवीजन का। और कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट आ रखे हैं, कुमाऊं डिवीजन, मतलब कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टार्ट हुआ कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल का जो विभाजन है, जो डिफरेंस है वो यहाँ से आना शुरू हुआ और जो है ये दो एरिया जो है अलग से बटने शुरू हुए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है 1891 में। 1891 में क्या हुआ कि कुमाऊं रीजन, अब कुमाऊं रीजन जो है उसको जो है दो रीजन में डिवाइड कर दिया गया। कुमाऊं रीजन या फिर कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को बोल दो आप, आपके लिए आसानी होगी। कुमाऊं रीजन या फिर कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, इस चीज को, इसकी बात चल रही है अब, इसकी। अब इसको जो है दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, दो भाग में डिवाइड कर दिया गया 1891 में। रीजन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। और वो दो पार्ट कौन से हैं, पहला पार्ट नैनीताल जो कि 1854 में जो है हेडक्वार्टर बनाया था, और दूसरा आ गया अल्मोड़ा। तो 1891 में जो है ये काम हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी ईयर में इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हर एक चीज जो मैं बात कर रहा हूँ, हर एक चीज जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1815 से स्टार्ट होती है, 1839 में, 40 में, 54 में, 54 से 891 तक किस तरह का सिस्टम ने फॉलो किया, क्या क्या एरियाज जो है कुमाऊं कमिश्नर के अंदर आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया कुमाऊं पौड़ी गढ़वाल दोनों आ रहे हैं। फिर कुमाऊं इस वाली रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1891 में, नैनीताल अल्मोड़ा जो है इसके अंदर एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस 1891 से 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर के पास तीन डिस्ट्रिक्ट थे। कुमाऊं कमिश्नर के पास अब तीन डिस्ट्रिक्ट हो गए, कुमाऊं कमिश्नर के अंदर जो है अब तीन डिस्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि 1891 में कुमाऊं को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कुमाऊं कमिश्नरेट हैज थ्री डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, पहला नैनीताल, सेकंड अल्मोड़ा, जो ऊपर जो अभी विभाजन हुआ, डिवीजन जो हुआ, और तीसरा आपका पौड़ी गढ़वाल। सिंपल, कंफ्यूज नहीं करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं 1839 में कुमाऊं कमिश्नरेट के अंदर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, उसका जो है हेडक्वार्टर श्रीनगर रखा गया। 1840 में उस श्रीनगर को जो है ट्रांसफर किया गया पौड़ी के लिए। पौड़ी जो है ट्रांसफर हो गया, अब हेडक्वार्टर का श्रीनगर की बजाय पौड़ी हो गया। अब 1854 में नैनीताल को हेडक्वार्टर बनाया कुमाऊं डिवीजन का। अब 1854 से 1891 तक जो है कुमाऊं कमिश्नर के अंदर दो डिवीजन हो चुके हैं, कुमाऊं और पौड़ी, यानी दो डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एक तरह से आप ये बोल लो सिंपल लैंग्वेज में, दो डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के नाम से आप समझ में आ जाएगा आपको। दो डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, पहला कुमाऊं और दूसरा पौड़ी गढ़वाल। अब क्या होता है, ये जो कुमाऊं का जो डिस्ट्रिक्ट है इसको भी डिवाइड कर देते हैं 1891 में। तो कुमाऊं रीजन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नैनीताल अल्मोड़ा। तो अब 1891 के बाद 1947 तक, यानी 1891 में जो होना था हो गया, अब इसके बाद 1947 तक यही सेम चीज चलेगा। अब कुमाऊं कमिश्नर के अंदर तीन जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नैनीताल अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल। वेरी सिंपल, ये तीनों जो है कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ब्रॉडली समझ में आ गया किस तरह से चीज चल रही है। वेरी सिंपल। आगे क्या होता है, 1904। 1904 से पहले 1902 में एक हरकत हुई। 1902 1902 में क्या हुआ कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध को डिक्लेयर किया गया, यानी आगरा और अवध का एक संयुक्त, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त प्रांत, प्रोविंस को बोलते हैं प्रांत, तो संयुक्त प्रांत यानी जो है यूनाइटेड प्रोविंस जो है बनाया गया ऑफ आगरा एंड अवध, और उत्तराखंड को जो है या फिर उत्तरांचल का जो एरिया था वो उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो कहने का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध was made and उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड was included in it। उत्तराखंड का जो एरिया था, उत्तराखंड एरिया was included in it। ठीक है, तो अब उत्तराखंड कहां पे आ रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का जो एरिया जो डिवीजन है उसके अंदर आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो पूरा का पूरा उत्तराखंड उठा के यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के पास कर दिया। 1904 में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगेन, नैनीताल गैजेटर ने जो है स्टेट का नाम दिया हमें हिल स्टेट। हिल स्टेट हिल स्टेट किसने दिया, नैनीताल गैजेटर ने। नैनीताल गैजेटर, ठीक है, 1904 में। तो 1904 में नैनीताल गैजेटर ने स्टेट नेम दिया उत्तराखंड को एज अ हिल स्टेट, तो हिल स्टेट के नाम से जो है जाना लगा। ठीक है, उत्तराखंड तो बाद में हुआ नाम, आपको पता ही है। तो पहले इस चीज को किस तरह से जाना गया, क्योंकि अब जो है ये पूरा का पूरा रीजन उठ के जो है कहीं और जा रहा है, आगरा एंड अवध के अंदर जा रहा है, तो इसके लिए एक नाम चाहिए इसको, तो इसको नाम दिया गया हिल स्टेट। 1937 में आ जाए, 1937 में क्या हुआ, ये अब यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट बन गया, क्योंकि यूपी का पहला नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो 1937 में ये अब जो है आगरा एंड अवध यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर से हटा के पूरा का पूरा जो है यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर आ गया 1937 में। और 1950 में जो है इसी यूनाइटेड प्रोविंस को जो है उत्तर प्रदेश बोला गया, तो ये बन गया आपका यूपी। और फिर 2000 में आपको पता ही है उत्तरांचल निकला उत्तर प्रदेश में से, और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के हुआ उत्तराखंड। तो ये पूरी कहानी है कि उत्तराखंड ब्रिटिश के टाइम से किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। आज की डेट में उत्तराखंड जो ये है, 2007 में जो उत्तराखंड बना और जो 2022 में आज की डेट में है सेम है। तो उसमें जो है किस तरह से उत्तराखंड का जो रीजन है, जो एरिया है, वो किस तरह से डिवाइड हुआ, किस तरह से जो है निकल निकल के आया, ये पूरा का पूरा हमने एक बार समझने की कोशिश की इस पूरे के पूरे टाइमलाइन से। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। बहुत सिंपल तो नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप इस लेक्चर को शायद दोबारा देख लें अगर कोई थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है,
तो ये एक पर्पस था। अब इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, हेडिंग आती है कि वाई उत्तराखंड या फिर ब्रिटिश गढ़वाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ब्रिटिशर्स के लिए। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल, कि ब्रिटिशर्स ने जो है उत्तराखंड के ऊपर कब्जा ही क्यों जमाया, ऐसा क्यों किया उन्होंने। जिस तरह से नेपाल को छोड़ा, इस तरह से जो है उत्तराखंड को क्यों नहीं छोड़ा। यहीं तक जो है एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने क्यों जो है यहाँ पे अपना जो है होल्ड जमाया। वाई, रीजन इसका पहला ये है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया इन सेंट्रल एशिया। तो कहने का मतलब उन दिनों क्या हो रहा था कि रशिया एक्सपैंड कर रहा था, यूएसएसआर जो एक्सपैंड कर रहा था। ठीक है, तो रशिया जो है ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान तक आने को हो गया था। और जिस तरह से आज की डेट में यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ में तो इस तरह से कवर किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक करने वाला है। तो यही सेम चीज अगर आपको आज की डेट में पता है, ये न्यूज पता है, तो ये आपको समझना बहुत सिंपल हो जाएगा कि जब रशिया जो है अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, तो ब्रिटिश ने सोचा कि ये जो एरिया है हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि इसको हम एज अ बफर स्टेट जो है रखें। ठीक है, तो रशिया की जो हरकतें हैं वो यहाँ पे हम चेक में रख सकेंगे, देख पाएंगे कि किस तरह से जो है वो मूव कर रहे हैं, क्या कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली। ठीक है, जियो पॉलिटिकली। ठीक है, तो इसलिए जो है सिग्निफिकेंस रहा उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड में जो उन्होंने होल्ड क्यों जमाया। सेकंड चीज, टू प्रमोट रिलीजन एंड ट्रेड विद तिब्बत। रिलीजन एंड ट्रेड विद तिब्बत यानी चाइना, जिसमें आज आज की डेट में तो चाइना हो गया। ठीक है, तिब्बत के साथ ट्रेड बनाने के लिए और रिलीजन को जो प्रोपेगेंडा जहाँ क्रिश्चियनिटी को उसको जो एक्सपैंड करने के लिए, वो उन्होंने ये दो कारण, मेजर दो कारण है कि ब्रिटिश गढ़वाल को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल को यानी उत्तराखंड को जो है ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। तो ये दो रीजन है। यूक्रेन रशिया का जो आज आज की डेट में क्राइसिस चल रहे हैं, बस इसको अगर आप समझ में आ गया, आपको ये आपको कहानी पता है, तो आपको ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन को क्यों करना चाहती है, बिकॉज यूक्रेन जो है नाटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएसए का जो है पार्ट है, यूएसए के अलाइज है, यूएसए के जो दोस्त हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं। ठीक है, उसके पार्ट बनने की जो है बात चल रही है कि यूक्रेन जो है, और यूक्रेन जो है रशिया का पड़ोसी मुल्क है, नेबर कंट्री है। अगर नेटो का पार्ट बन जाएगा यूक्रेन, तो रशिया के लिए खतरा है कि फिर यूएसए जो है बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आ जाएगा। ये बिल्कुल छोटी सी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि यूएसए जो है उसके बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। यानी आज की डेट में अगर हमारा आज क्या है, पाकिस्तान से इतना क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना का फ्रेंड बन चुका है, अच्छा फ्रेंड है, और पाकिस्तान चाइना जो है दोनों साथ में दोस्त हैं। इसलिए हम पाकिस्तान से ज्यादा चिढ़ते हैं, कि पाकिस्तान जो है चिढ़ते भी है, बल्कि ज्यादा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान को साथ देने के लिए कौन है, चाइना। पाकिस्तान एक वीक कंट्री है माना, लेकिन चाइना एक वीक कंट्री नहीं है। चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए जो है इंडिया जो है पाकिस्तान से थोड़ी सी जो है डर के रहती है। डर के मतलब इन द सेंस ये नहीं कि हम बैकफुट पे खेलते हैं, बट यह है कि हाँ, पाकिस्तान एक थ्रेट है इंडिया के लिए। ठीक है, इसलिए जो है रशिया नहीं चाहती कि यूक्रेन जो है एक थ्रेट बने रशिया के लिए, इसलिए जो है वो यूक्रेन को यूएसए से दूर रखना चाहती है। ये आज की डेट में मुद्दा है। तो इसीलिए जो है, इसी कारण अगर आप, ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉडली आपको समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन रशिया का जो मुद्दा है क्या एक्चुअल में। तो रशिया चाहती है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट ना बने, ना बने, और ऐसी खबर आई थी कि नाटो का पार्ट यूक्रेन बनने वाला है। तो रशिया यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनने से पहले ही रशिया जो है यूक्रेन को कैप्चर करना चाहती है, यानी उसके ऊपर जो है हमला करना चाहती है। और इसीलिए जो है इसके बॉर्डर्स पे ऐसा माना जाता है कि 1 लाख से ऊपर जो है सोल्जर्स जो है तैनात किए गए रशिया ने इसके बॉर्डर पे। तो बिल्कुल वॉर तैयार है, सारे फाइटर जेट्स, सारे टैंक्स जो है ऑलरेडी जो है इस दिशा में जो उन्होंने लगा रखे हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि वॉर किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये हालत है यूक्रेन और रशिया की। छोटी सी मैंने ब्रॉडली समझाने की कोशिश की। रीजन समझाने की इसलिए क्यों, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो अगेन, कनेक्ट करना सीखो। कनेक्ट, चीजें आपको पता है, बस कनेक्ट करो। रशिया का जो इन्फ्लुएंस था
सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा था, इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उत्तराखंड को कैप्चर किया कि उत्तराखंड को हम बफर स्टेट बना लेंगे। ठीक है, और क्या हुआ, अब जो है, अब ऐसा भी माना जाता है कि 1857 में जो है, 1857 में उत्तराखंड के जो एरियाज थे वो 1857 के रिवोल्ट में एक्टिव नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। अब इसका रीजन कुछ ऐसा माना जाता है कि पहला रीजन क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोगों को बहुत सारी रिलेक्शन दे रखी थी। ठीक है, बहुत सारी रिलेक्शन दे रखी थी। पहला रिलेक्शन अगर हम बात करें तो आर्म्स एक्ट करके एक एक्ट था, जिसमें जो है इंडियंस को जो है हथियार रखना अलाउड नहीं था, हथियार रखना अलाउड नहीं था। लेकिन ये आर्म्स एक्ट जो उत्तराखंड में जो है, या फिर उत्तराखंड के जो रीजन हम बात कर रहे हैं उसमें जो रिलैक्स किया गया था, तो उत्तराखंड के लोगों को जो है आर्म्स रखना की परमिशन दी गई थी। कुछ और एक पॉइंट और बताऊं तो स्लेव ट्रेड को इन्होंने रोका था, स्लेव ट्रेड को रोका था, तो जो कि गोरखाज ने बहुत ही प्रोमिनेंटली जो है प्रैक्टिस किया उत्तराखंड के अंदर, तो इस चीज को उन्होंने रोका। तो उत्तराखंड के लोगों को इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, ब्रिटिश ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ब्रिटिश के अंदर जो राज था, ब्रिटिश जो राज था, वो एटलीस्ट गोरखास से अच्छा लग रहा था उनको, क्योंकि गोरखास ने तो बहुत ही ज्यादा काम खराब किया उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया, बहुत मतलब स्लेव ट्रेड करी, बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल पे। तो इसलिए जो है स्टार्टिंग का जो फेज था ब्रिटिशर्स का, वो उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा ठीक लग रहा था एज कम्पेयर टू गोरखास। तो इसलिए जो है ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड के लोगों को लुभाने के लिए जो है दो तीन जो है हथकंडे अपनाए, और इससे जो है उन्होंने उत्तराखंड के रीजन को जो है आराम से जो है अपने काबू के अंदर रखा गया था। तो ये बेसिकली आज के पूरी क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू दे दिया कि उत्तराखंड किस तरह से दिख रहा है ब्रिटिशर्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो उत्तराखंड में हुआ, वो किस तरह से चला, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप चीजें समझ में आई हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में कुछ आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो, क्योंकि लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है, और लाइक नहीं करोगे तो फिर लेक्चर्स आगे की आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। मोटिवेशन तो मेरे को भी दे दो यार, मतलब फीडबैक दे दो, कमेंट्स सेक्शन में डाल दो किस तरह से क्लास चल रही है। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन टेक केयर एंड सी यू।